हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेशन के बारे में। हमने नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ रखा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उस न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। देखो, हमने इस बारे में पहले ही चर्चा कर लिया है कि जो न्यूट्रिशन होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को भोजन से अलग करना और जो उसके अंदर तत्व हैं उनको निकाल कर ऊर्जा बनाने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसका नाम होता है पाचन यानी डाइजेशन। हम यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं, इसका मतलब बेटा क्या, पाचन। यहाँ पर हमको पाचन की आवश्यकता पड़ेगी और पाचन सभी के जीवों के जो शरीर होते हैं सबके अंदर भोजन का पाचन होता है और किसी के अंदर अगर भोजन का पाचन नहीं होता तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमको आज डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पाचन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइजेशन होता क्यों है। देखो, डाइजेशन होता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जो हम भोजन किए हैं उस भोजन से पोषक तत्वों को अलग करना और उन तत्वों से ऊर्जा बनाने के लिए ये पाचन होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू सब्सटेंस फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर कह रहा है कि ये जो आपका डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या कर रहा है, मैकेनिकली का मतलब यांत्रिक तरीके से आपके शरीर में जो ऊर्जा लग रही है उसे यांत्रिक तरीके से और साथ ही साथ एंजाइमों के द्वारा उसका पाचन करना, उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे पार्टिकल में तोड़ना और उस छोटे पार्टिकल को तोड़कर ये जो ब्लड का प्रवाह है उसमें मिला देना। सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल भाषा में कहें कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी भोजन का क्या करना है, छोटे छोटे कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, और ये पाचन जो है हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल या कह सकते हैं हमारे गट में होता है। ठीक है, और उस गट एलिमेंट्री कैनाल को हम डायग्राम के स्वरूप यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन को अलग करने के लिए, न्यूट्रिशन को उसके अंदर जो तत्व हैं उनको निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। आइए देखते हैं फटाफट उसे। ठीक है, हम देख लेते हैं उस चीज़ को। ठीक, तो आप देखिए, ये है एक डायग्राम बना है जिसमें लिखा है द कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमको ये बताता है कि इस चीज़ को हम लोग या तो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या तो गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गट या एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी वाले बच्चे इसे याद रखेंगे आहार नाल। ठीक है बेटा, इसे याद रखेंगे आप लोग, आहार नाल कहते हैं। और इस आहार नाल, ये जो आप आहार नाल देख रहे हैं, इस आहार नाल के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो ये जो आहार नाल होती है लगभग 12 मीटर लंबी होती है। कितना, 12 मीटर लंबी होती है आपके शरीर में। और ये शुरू कहाँ से होती है, मुख से शुरू होकर सीधा अनस तक जाकर रुकती है। इसे 12 मीटर इसकी लंबाई होती है। देखो, इतना 12 मीटर दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, उसको बहुत ज़्यादा मोड़ उड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा ये जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल होता है वो कितना हो जाता है, 12 मीटर लंबा हो जाता है। अब देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग होते हैं उनके बारे में देखते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हम उनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ध्यान बोर्ड पर रखिएगा और इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग आता है उसको कहते हैं माउथ। अब ये जो माउथ वाला रीजन आपको दिख रहा है, इसको माउथ से सबसे पहले भोजन अंदर लिया जाता है। अच्छा, आप क्या सिर्फ ये कह सकते हैं कि माउथ से सिर्फ भोजन अंदर लिया जाता है? तो ऐसा नहीं है, माउथ से वायु को भी अंदर लिया जाता है। तो सर उसके लिए तो नाक भी बनी है। हाँ, नाक से सांस लिया जाता है, ये तो सही बात है, नाक को ही सांस लेने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब आपके शरीर में कभी आप देखते होंगे भारी काम कर रहे होते हैं, भारी भरकम काम कर रहे होते हैं या कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो तो आप मुख से ही सांस लेते हैं, क्योंकि नाक से जो सांस लेते हैं उतना तेज सांस नहीं जा पाता है, तो मुख से भी सांस ले लेते हैं। क्योंकि ये नाक वाला जो पोर दिख रहा है, ये नाक वाला और ये मुख वाला दोनों ही आकर आपके ओरल कैविटी यहाँ पर मुख गुहा में मिलते हैं। ठीक है बेटा, मुख गुहा में मिलते हैं।
अब देखिए ये माउथ वाला रीजन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, माउथ वाले रीजन को हम लोग देख लेते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी में। कहाँ पर, ओरल कैविटी, इसे कहते हैं हिंदी में मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है, सॉरी, मुख गुहा। ठीक है बेटा, जहां पर आपको कैविटी वर्ड दिखेगा सब जगह आप समझिए, चेस्ट वाले थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल यानी जो आपका उदर गुहा होता है, एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे चलते रहता है, लंबर कैविटी, सब बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, कपाल गुहा मतलब खोपड़ी वाला, ये सर वाला, जैसे खाली स्थान होता है ना, सबको कैविटी नाम दे रखा है इंग्लिश में, हिंदी में उसे, इसको गुहा का मतलब क्या होता है कि खाली स्थान। ठीक, अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, मुख से देखते हैं। तो मुख के पास क्या है, हमारे जो मुख होते हैं उसके अंदर माउथ जो होता है, माउथ के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड दिखाई दे रही हैं आपको। क्या दिखाई दे रही है बेटा, सलेवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। सलेवरी ग्लैंड का मतलब इन्हें कहते हैं लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख में 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सबमेंडिबुलर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्या होता है पैरोटिड, पैरोटिड इंग्लिश में भी इसे कहते हैं पैरोटिड, ऐसे पैरोटिड। दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा क्या होता है सबमेंडिबुलर। ठीक है बेटा, तीसरा क्या होता है सबमेंडिबुलर। ये आपकी लार ग्रंथियां होती है, जिनमें से सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ही होती है। सांपों में यही पैरोटिड ग्लैंड क्या करती है, आपको पैरोटिड जो होती है उसी के अंदर जहर इकट्ठा होता है, पॉइजन इकट्ठा होता है। ठीक है, आपके ओरल कैविटी में। और ये जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं ये एमाइलेज को सिक्रेट करती हैं और साथ ही साथ लाइसोजाइम एंजाइम को भी सिक्रेट करती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है बेटा, लाइसोजाइम एंजाइम हिंदी में ही लिख देते हैं, आप इसे देख लीजिए, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम को प्रभावित करती हैं। बच्चों में ये जो लार बनता है यह बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे कुछ भी उठाकर खा लेते हैं, धूल मिट्टी कण इत्यादि होता है तो कुछ भी वो खा लेते हैं, और उस चीज़ को खाने के बाद उनके शरीर में कुछ चेंजेस ना आ जाएं, कोई बीमारियां ना चली जाएं, उसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा लार बनता है। जैसे एक सामान्यतः एक मनुष्य को देखा जाए तो एक मनुष्य में सामान्यतः कितना 1.5 से लगभग 2 लीटर लार बनता है। इतना लार बनता है शरीर में, 1.5 से 2 लीटर लार बनता है। और उस लार को हम रोज़ समझ लो हमारे मुख को भिगो कर रखता है। ये लार नहीं बनेगा ना तो मुख सूख जाएगा, और सूख जाने की वजह से हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें खाएंगे वो चिपक जाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो 1.5 से 2 लीटर लार बनता है। बच्चों में ज़्यादा बनता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दिन भर कचरा उचरा वाली चीज़ खाते रहते हैं, तो वो लार क्या करता है, उनको कीटाणुनाशक होता है, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये इनको क्या करता है, मार देता है। ठीक है बेटा, ये जो कीटाणु को क्या करता है, मार देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कलर मैच हो रहा है, ठीक है, ये क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, यही। और इसके अंदर एमाइलेज भी निकलता है। एमाइलेज क्या करता है, मुख में ही एमाइलेज भोजन का जो मंड होता है, जो चोकर होता है, उसका पाचन करता है। अब उसी के पाचन के कारण, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो मुख से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। अब हम माउथ में पहुंचे हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं। अगर हम बात करें मुख की, तो मुख में आपको क्या देखने को मिलता है, मुख में आपके दांत भी हैं। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है बेटा, ये 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद कर लेंगे, इन्हें कहते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये नाम आपको याद होंगे अच्छे से। और इनका नंबर कितना होता है, तो नंबर याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं 8, 4, 8, 12। ठीक है बेटा, 8, 4, 8, 12 आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, 8, 4, 8, 12। मतलब जिस तरीके से कृंतक मतलब हम कहें इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, इनका संख्या इतना होता है। अब बचपन से इतना नहीं होता, नहीं तो तुम काउंट कर लो बचपन से चल जाएगा, बड़े हो जाओगे ना तब इतना बड़ा होगा, 22-23 साल के हो जाते हो तब पूरा का पूरा दांत आएगा, इतना 32 से होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दांतों के चारों की संख्या। हमारे आगे के 4 दांत जो इंसीजर होते हैं किसी को बाइट करने का काम करते हैं, कट करने का काम करते हैं। वहीं पर कैनाइन काम क्या करता है, किसी चीज़ को चीरने फाड़ने का काम करता है। क्योंकि पहले के टाइम पर हम एनिमल थे तो कच्चे मांस को खाया करते थे, और कच्चे मांस को फाड़ने के लिए हमारे पास कैनाइन दिए होते थे। अभी भी हम देख सकते हैं हमारे कैनाइन यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बड़े नज़र आते हैं, नॉर्मल दांतों की अपेक्षा। कई लोग ना धागा वागा काटने में यूज करते हैं, धीरे धीरे करके ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आगे आपका क्या आता है, अग्र चवड़ यानी प्रीमोलर, और अग्र चवड़ क्या करता है, जिस चीज़ को हम खाए होते हैं उसको बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करेगा। और इसके बाद जो आपका मोलर होता है यानी जो चवड़क होता है, जिसे गाँव में लोग चौभर कहते हैं, वो क्या करता है, उसको पीसने का काम करता है, ठीक है। ये दांतों, चारों प्रकार के दांतों का कार्य होता है। आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, समझेंगे। अब देखो ये जो आपके शरीर में पाचन हो रहा है ना, पाचन की प्रक्रिया में बस हो ही इतना रहा है कि जो चीज आप खा रहे हैं उसको इतना तोड़ो कि जब तक वो आपके शरीर के लिए अवशोषण करने लायक ना हो जाए तब तक तोड़ना है। और यही सारी चीजों को इतना छोटा करने के लिए इतना बड़ा आहार नाल लगा है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। अब मुख में ये मिल गया, मुख में पाई जाएंगी भैया लार ग्रंथियां, हमने पहले ही देखा, जिसे स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इन्हें लार ग्रंथियां जो पाई जाएंगी मुख में, इन लार ग्रंथियों में आपका पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमेंडिबुलर होता है, जहां पर सबलिंगुअल सबमेंडिबुलर यहीं प्रेजेंट होते हैं सब, ठीक है। टंग्स का कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में, केवल ये टेस्ट को बताने का काम करता है, भोजन को थोड़ा थोड़ा इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, वैसा कुछ खास काम होता नहीं है, ठीक है। अब आप समझे आपके मुख में क्या होते हैं, तो ये जो नाक का छिद्र होता है और जो मुख का, दोनों जाकर पीछे मिलते हैं और उसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। इस चीज़ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, बक्कल, इसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। इसी में हमारे दांत इत्यादि सभी लगे होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है हमारा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो माउथ को आपको पता चल गया, स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। अब बात किसकी करते हैं, फेरिंग्स की। देखो ये जो हमारे फेरिंग्स होते हैं इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ग्रसनी होती है इसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर का एरिया जो ग्रसनी होती है इसे फेरिंग्स कहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर वो दोनों आकर मिले होते हैं। और फेरिंग्स वाला जो ऊपर ये जो आपको इतना छोटा सा एरिया दिख रहा है, दरअसल ये फेरिंग्स वाला जो एरिया दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। इसमें दिया है कि नहीं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आता है लैरिंग्स, आता है फेरिंग्स आता है। लैरिंग्स से क्या करते हैं, बोलने का काम करते हैं। फेरिंग्स से क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों आपस में जो मुख और नाक का जो एरिया मिल गया होता है आपस में, वो आपका फेरिंग्स कहलाता है। एपिग्लॉटिस का काम देख लेते हैं, आइए एपिग्लॉटिस देखते हैं, एपिग्लॉटिस का काम देख लेते हैं, ठीक है भैया। हम देख लेते हैं एपिग्लॉटिस के काम को। सब आप नोट करते हुए चलेंगे। एपिग्लॉटिक्स का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो देखो हमारा जो विंड पाइप होता है वो आगे होता है और हमारा जो फूड पाइप होता है वो पीछे होता है। इसी से सामने आगे और पीछे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि ये जब भोजन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसमें ना चला जाए, कहीं भोजन का पार्टिकल इसमें ना चला जाए, इसको फूड पाइप में ही जाए, इसी पाइप में जाए, जो कि इसे भोज्य नली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, भोज्य नली कहते हैं। इसी में जाए और ये हमारा है वायु नली। ये क्या है, वायु नली है, इसमें जाना चाहिए। ये चीज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिक्स। अब ये क्या करता है, इसके अंदर कोई मसल का मूवमेंट नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं लगती। तो जैसे ही हम भोजन को निकलते हैं और भोजन का प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, तुरंत ये क्या होता है, इस तरीके से ओपन होकर इस चीज को ढक लेता है। ठीक है, इस वाले एरिया को ढक लेता है और इसको खोल देता है। इसको एरिया को, रुको, इस वाले एरिया को रुको,
ये जो होता है यहाँ पर आता है और इस वाले एरिया को क्या करता है, यहाँ से ऐसे खुल के इसको ढक लेता है और यहाँ से भोजन इस रास्ते से होते हुए आपके कहाँ चला जाता है, पेट में चला जाता है। एपिग्लॉटिस का काम होता है। अब कई बार क्या होता है, लोग घर में देखे होंगे, घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं भैया लेट कर खाना मत खाओ। अब हम बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे श्वास नली में चला जाता है और हम तब तक ठांसते रहेंगे ना जब तक कि हमारे से वो निकल नहीं जाएगा। इसलिए जब भी पानी इत्यादि पिए आप तो आराम से सोच समझ के पीजिएगा, क्योंकि अगर पानी को हवा के पी लेंगे तो खांसते खांसते हालत खराब हो जाएगा। तब तक खांसेंगे जब तक उसका एक एक बूंद बाहर निकल नहीं जाएगा, तब तक आप खांसते रहेंगे, खा 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 करते रहेंगे। और जब लोग आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, तब खाना खा लेते हैं तो पता चलता है एक आध दो टुकड़ा इधर भी गुजर जाता है, इधर टुकड़ जाए तो फिर शुरू, ठीक है। तो लोग कहते हैं अरे आराम से खाओ, तो मजा ले लेते हैं लोग, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम समझ में आया। चलो दूसरे चीज़ को देखते हैं। एपिग्लॉटिस के बाद जो हमारा आता है, उसके बाद हम लोग फेरिंग्स और लैरिंग्स को समझ गए हैं। उसके बाद ये आपका आता है इसोफोगस, ठीक है। यहाँ पर ओ होना चाहिए था, OESO, ठीक है। यहाँ पर जो इसोफोगस होता है, अब ये इसोफोगस जो होता है इसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली या भोज नली के नाम से जानते हैं। अब जो इसोफोगस होता है उसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक प्रकार से मूवमेंट करती हैं। इसके अंदर जो मसल्स का मूवमेंट होता है भोजन को इस तरीके से आगे लेकर आने के लिए, उसी पेज पर चलते हैं तभी तो समझ पाएंगे। आप देख लीजिए, जब हम भोजन को निकलते हैं तो भोजन इस तरीके से आकर हमारे इस पेट में पहुंचता है, ठीक है। उसके पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, इसे हम लोग जो कहते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट। क्या कहते हैं भैया, पेरिस्टोलिक, हिंदी में से कहते हैं कर्माकुंचन गति। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति कहते हैं। इसी कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन क्या होता है, वहाँ से नीचे आता है। जैसे ये पाइप है, अगर इसे किसी चीज़ को नीचे लेकर आना है तो क्या करेंगे, कई बार हम देखते हैं किसी चीज़ को, कोलगेट इत्यादि को निकालना होता है, इसे पीछे से दबाते हैं तो पीछे से दबते हुए आगे की तरफ चलाता है। बस अंतर क्या होता है, जब इस वाले पार्टिकल को, जब हमारे पास यहाँ पर कोई पार्टिकल आता है तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से बेटा सिकुड़ जाते हैं और इस तरीके से बन जाते हैं, इस तरीके से अपने आप को कर लेते हैं और पीछे इसको ढकेलते हुए ना यहाँ से धीरे धीरे करके हुए यहाँ लाते हैं और जो पीछे वाला एरिया होता है फिर से उसी तरीके से हो जाता है आगे। इस तरीके से भोजन को लोग नीचे लेकर आते हैं। इसे कर्माकुंचन गति या इंग्लिश में से पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या कहते हैं, क्या बेटा कहते हैं, पेरिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। कर्माकुंचन गति कहते हैं, इसी के द्वारा इससे ये आते रहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट वाले पे हम पहुंचे तो हमको यहाँ पर भोजन हमने पहुंचा दिया। अब जो आपका पेट आता है जिसे हम लोग कहता है स्टमच, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टमच। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आमाशय कहते हैं, ठीक है, आमाशय कहते हैं, पेट भी कहते हैं, इसे आमाशय या पेट कहते हैं। अब स्टमच जो होता है उसके अंदर, अच्छा एक बात महत्वपूर्ण क्या है, आपका जो आहार नाल होता है उस आहार नाल में मुख से लेकर अनस तक यानी गुदा द्वार तक, वहाँ तक सभी तक एक लेयर बनी होती है म्यूकोसा की। म्यूकोसा क्या करता है, उस चीज़ को जलने से बचाता है, चलने से जल बल गया, कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं अपने ही मांस को ना गला दे, उसके लिए यहाँ पर म्यूकोसा बना होता है। और म्यूकोसा कैसा होता है, क्षारीय होता है। और हमारे शरीर में जो भोजन पच रहा है वो क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, जिसके कारण हमारे मसल जल ना जाए, उसी के कारण म्यूकोसा की लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो आपका पेट दिखाई दे रहा है, पेट के 3 भाग होते हैं। चलिए देख लेते हैं पेट के 3 भाग होते हैं, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं, एक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको टेम्पलेट में वो दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, चलेगा। देखिए जो आपका पेट होता है वो जे शेप में होता है। किस शेप में होता है भैया, जे शेप में होता है। जब आप इसको देखेंगे तो ये किस शेप में दिखाई देगा, जे। और इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। इस पहले वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। इस वाले पार्ट को कहते हैं कार्डियक। इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक, नहीं फंडिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंडिक। और इस लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक, ठीक।
3 जगह होता है। अब इसे कार्डियक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चेस्ट हृदय के पास में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। जो आपका पहला भाग होता है पेट का, वो कैसा होता है? कार्डियक के पास में होता है। ये आपकी इसोफेगस यहाँ पर लेकर आती है, भोजन को छोड़ती है, तो ये कार्डियक वाले भाग में पहुँचता है। और कार्डियक वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पर जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन के अंदर बैक्टीरिया कीटाणुओं को मारने का काम करता है और साथ ही साथ भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यहीं से रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बेटा। और जब ये दूसरे भाग में जाता है जिसका नाम फंडिक होता है, तो फंडिक के नीचे इस तरीके से कांटेनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लोग रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। अब ये जो रूजी होती है बेटा, इसमें कांटे के समान संरचना होती है, इसी के ऊपर भोजन रुका होता है। और पेट के अंदर जो भोजन रुका होता है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक क्या होता है? इसी पेट में रुका होता है। सारे के सारी चीज़ें इसमें मिलकर इसे तोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर रूजी क्या करती है? उसके ऊपर उठी होती है। जब इसके ऊपर से भोजन चला जाता है तब ये खड़ा हो जाता है। अब जब इसके ऊपर से खड़ा जाता है, जब लोग कहते हैं कि भूख लगी है, चूहा दौड़ रहा है, चूहा नहीं दौड़ रहा होता है, ये रूजी चुभ रहा होता है उसी पेट में। जब बैठता है चूहा चुभेगा, तो जब चुभेगा कहेंगे चूहा दौड़ रहा है। चूहा थोड़ी दौड़, पागल है, पेट में चूहा दौड़ेगा? ठीक, अपना कॉलोनी बना लेगा पेट में। तो ठीक, देखिए अब लास्ट वाला जो भाग आता है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फंडिक, पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है बेटा। फंडिक बीच वाला होता है। और यहाँ पर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या पाई जाती है बेटा? जठर ग्रंथियां, आप लिख दो, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन जठर ग्रंथियों से एक चीज निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या? या इसे क्या कहेंगे? जठर रस कहेंगे। इससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, ठीक है बेटा। ठीक, जठर रस स्रावित होता है। और ये जो जठर रस होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है जठर रस, उसको हम लोग कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं बेटा? रेनिन। और दूसरा क्या होता है? उसे कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। किसको? दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है बेटा। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस ही वही है। ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस है। फिजिकल मतलब जो हम अपने द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं वो फिजिकल प्रोसेस होगा, और जो केमिकल प्रोसेस होगा जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो, आप अपने आप होता रहता है, स्वतः ही होता रहता है। तो हम फिजिकल यहाँ से लेकर गए, निकल लिए, बस फिजिकल खत्म, उसके बाद केमिकल ही केमिकल सब चलेगा। तो जब केमिकली ये हो रहा है तो रेनिन दूध को दही निकालता है। अच्छा, एक फैक्ट की बात GS वाले बात बता देते हैं। देखो, जो चाइना है ना, उसके इलाके में रेनिन सबसे कम बनता है लोगों में। तो वहाँ चाइना में दूध का डाइजेशन ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। चाइना हो गया, इनमें देश में जो उसके आसपास के देश हैं वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, रेनिन वाला सबसे तगड़ा, वो है राजस्थान। राजस्थान में दूध पच जाता है। अगर आपको दूध नहीं पच रहा है तो आप क्या खाएंगे? डायरेक्ट दही खाएंगे। दही खाइए, आपको न्यूट्रिशन तब भी मिलेगा। बस अंतर इतना है कि आपके शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दूध खाएंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और जो प्रोटीन होता है, जो ये आपका पेप्सिन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो प्रोटीन होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसके बाद उसको सिंपल मॉलिक्यूल पेप्टोन में बदल देता है। अब पूरे डाइजेशन की प्रोसेस ही तो यही है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना है, और इतना सिंपल करना है कि हमारा बॉडी उसे सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो आपको समझ में आया, आपके जो आमाशय होता है उसमें क्या होता है। और आमाशय की जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक जो इसकी लेयर होती है, उससे देख लीजिएगा यहाँ पर बेटा, जो उसकी आंतरिक लेयर होती है, इन पर म्यूकोसा की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? म्यूकोसा की लेयर होती है। अब इसके अंदर म्यूकोसा की लेयर होने का कारण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड निकल रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है। तुम ऐसे उंगली डाल दोगे ना तो तुम्हारा उंगली भी पचा देगा, है ना। चिकन विकन खाते हो, मांस वांस खाते हो, देखो एकदम गायब कर देता है। हड्डी वड्डी खाते हो, सबको गला वाला देता है। तो तुम्हारा हाथ को नहीं जलाएगा क्या? तुम्हारा हाथ थोड़ी ना वो बना है कि तुम क्या बोलते हैं यार,
इन्फिनिटी गॉन्टलेट थोड़ी ना पहने हो कि उरु मेटल से बना है और वो गलेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर एवेंजर वाली बात कर रहा है, आयरन मैन की मूवी है वो इंडी गेम में स्नैप करने वाला, देखें आई एम आयरन मैन, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो आपका एरिया होता है यहाँ पर म्यूकोसा की लेयर होती है, तो पचा देता है, तो अपने भी शरीर को पचा देगा, लेकिन उसके ऊपर एक म्यूकोसा की लेयर होती है, एक परत होती है। क्या होती है बेटा? परत होती है। उस परत को क्या कहते हैं हम लोग? म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा, ठीक है बेटा। इंग्लिश में भी इसे म्यूकोसा ही लिखना, ठीक है, म्यूकोसा ही लिखना, म्यूकोसा इसकी लेयर होती है। और म्यूकोसा क्या होती है? क्षारीय होता है। कैसा होता है बेटा? इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक, क्षारीय होता है, ठीक है। अब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच जाता है। आप महसूस भी किए होंगे जब उल्टी इत्यादि आने वाली होती है ना, तब ऐसे नमक का पानी जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा, तो लोग नमकीन नमकीन सा फील होता है, लोगों को लग जाता है कि अब उल्टी होने वाली है। तो क्या होता है? नमक का पानी सा फील होता है, तो क्या करते हैं? उसके पूरी एक लेयर बनाता है। नहीं तो तुम्हारे मुँह से जब वो भोजन पचा है ना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और निकलेगा तो पूरे का नाक वाक एकदम जला देगा, खत्म कर देगा। तो उससे बचाने के लिए म्यूकोसा की पूरी लेयर होती है पूरे आहार नाल में, ठीक है। और वो सारी चीज़ें क्या करती हैं? उस क्षार को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बच पाता है। तो देखो उल्टी उल्टी के बाद नाक वाक जलन कर रहा होता है, जहाँ बाहर वाली स्किन पे टच हो जाता है जलन करता है, नोटिस करना आप लोग, ठीक है बेटा। आगे चलें, आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगले नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो इस नेक्स्ट पार्ट पर आता है हमारा, यहाँ पर आगे निकल कर पहुँचता है ये छोटी आंत में। कहाँ पर पहुँचता है? छोटी आंत में ये पहुँचता है, ठीक है बेटा। ये छोटी आंत में पहुंच जाता है। यहां से जाने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है, जिसे हम लोग डियोडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? डियोडेनम कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो हम उसे कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रहणी कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। तो जो डियोडेनम होता है वह किसका पार्ट होता है? पेट से जुड़ने के बाद वह छोटी आंत का भाग होता है, जिसे हम लोग डियोडेनम कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम देख लेते हैं इसमें जितने अंग दिए हैं उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं लीवर को, ठीक है। लीवर को यहाँ पर देखते हैं। लीवर क्या होता है? इसको हम लोग यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, क्या और क्या कहते हैं बताइए? कलेजा कहते हैं। आपको किसी ने कहा कलेजे का टुकड़ा हो, कलेजे का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा, ना कि दिल का टुकड़ा, ठीक। अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम क्या हो, किसके टुकड़े हो, तो मेरे जिगर के टुकड़े, उर्दू भाषा में जिगर कहते हैं, हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। तो यार जिगर के टुकड़े होने का मतलब क्या हो? लीवर का टुकड़ा होना। उल्लू बन गए हो तो जाके फिर से पता करो, ठीक। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और बहुत सारे एंजाइमों को सिक्रेट करती है। जो लीवर होता है बहुत सारे एंजाइम को सिक्रेट करता है, लेकिन इसका मेन जो स्रोत होता है, मेन चीज़ होता है, वो होता है ये पित्ताशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। अब ये क्या करता है हमारे शरीर में? वैसे तो बहुत काम करता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि ब्लड के अंदर जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदल देता है, और उसके बाद क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होता है, यूरिया कम खतरनाक होता है, तो उसको यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करता है और शरीर से बाहर निकाल देता है, ये लीवर। और यही लीवर जो हमारा होता है बेटा, ये जो लीवर होता है ये बनाता है किसको? पित्तरस को बनाता है। किसको? पित्तरस को बनाता है। चलिए देख लेते हैं पित्तरस के बारे में यहाँ पर, ठीक है। किसको बनाता है? पित्तरस को बनाता है, ठीक। पित्तरस, पित्तरस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस, ठीक है, पित्तरस कहते हैं। अब ये पित्तरस बनाता है यकृत हमारा, और जहाँ पर ये स्टोर होता है उसका नाम क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। उसका नाम होता है पित्ताशय। आशय शब्द ना, आशय से मतलब रुकने का, तो पित्त का जो आशय होगा वही पित्ताशय होगा, बाइल जूस वहीं पर इकट्ठा होता है। अब ये पित्ताशय जो होता है वह फैट का पाचन करता है। वह क्या करता है? फैट का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जब ये क्या करता है? जो फैट का पाचन करता है। और ये जो रस होता है आपके दोनों प्रकार के रस, पित्ताशय से और अग्नाशय से, दो चीज़ एक समान मिलेंगी। एक होगा अग्नाशय,
ठीक है, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जो होता है वह कहाँ से निकल रहा है? इससे पित्ताशय से क्या निकल रहा है? पित्त रस निकल रहा है, तो अग्नाशय से क्या निकलेगा? अग्नाशयी रस निकलेगा। और ये अग्नाशयी रस और पित्ताशय रस एक ही डक्ट से आते हैं, कॉमन डक्ट, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशयी नली। क्या कहते हैं? अग्नाशयी नली या पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों इस तरीके से लीवर से यहाँ से अटैच होकर ये यहाँ से और ये पैनक्रियाज से, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से पैनक्रियाज से दोनों डक्ट आपस में आकर जो आपकी छोटी आंत पेट से इस तरीके से गई होती है वहीं पर आकर मिल जाते हैं और यहाँ पर जो भोजन आया होता है इस तरीके से छोटे छोटे, उनके ऊपर ये सारे के सारे एंजाइम को छोड़कर उन्हें ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब देख लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आपका लीवर खत्म हो गया, लीवर के बारे में आपने जान लिया, गॉल ब्लैडर के बारे में आपने जान लिया। अब आप जानेंगे किसके बारे में? उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को मतलब अग्नाशय, और ये जो पैनक्रियाज होता है ये पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करता है जिसमें आपका लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इन्हें हम लोग, इससे जो एंजाइम निकलते हैं इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक है, पूर्ण पाचक एंजाइम। ये पूरी तरीके से भोजन को पचाने में सक्षम होते हैं, जितना सब कुछ बचा है सब कुछ। जैसे कि इसमें फिर से एक बार जो मंड होता है, जो चोकर होता है, उसका एक बार फिर से पाचन होता है और जब फिर से ये पाचन होता है तो पाचन होने के दौरान आपका शरीर ये नहीं सोचता कि तुम कूच काच के खा लियोगे। आदमी बहुत जल्दी जल्दी में खाता है, जब खाता है तो बहुत एकदम 2-3 बार, 32 दांत है, 32 बार उसे चबाना रहता है। आज के ज़माने में कौन 32 बार चबाएगा? 2 बार इधर उधर मारे तो उसके बाद सीधे अंदर, बाकी पेट के ऊपर छोड़ दिए तो पेट में समस्या ना होगा। ओवरलोड कर रहे हो, वैसे भी बेचारा तोड़ तोड़ के उसे सही कर रहा है और पता चला मैगी वैगी खाने गए तो फिर खींचने की ज़रूरत नहीं है। महिला इसमें बहुत तेज़ होती है, डाल के आधा पेट में होता है तो मुँह में होता है, दोनों एकदम धंधना के पहुँच जाता है, ठीक है। कौन कौन खाता है कमेंट करके बताओ, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाज हमने देखा, पूर्ण पाचक एंजाइम इससे निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। आप लिख लीजिएगा कि छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। अब इसकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की, चलिए हम यहाँ पर एक इसी पेज पे देख लेते हैं, नए पेज पर, ताकि हम सही समझा पाएँ। जो आपकी छोटी आंत होती है बाबू, क्या होती है? छोटी आंत जो होती है उसे देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं छोटी आंत को, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है वह क्या होती है? 6.1 मीटर लंबी होती है। 6.1 मीटर लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत ही होता है। अब इस छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ठीक है। एक आपका होता है क्या? ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है आपका? ड्यूडेनम के बाद आपका फिर आता है जेजुनम। तीसरा भाग क्या होता है? इलियम, ठीक। 3 भाग में बटा होता है। ये जो छोटी आंत होती है कितने भाग में बटी होती है? 3 भाग में बटी होती है, ठीक है बेटा, 3 भाग में बटी होती है। ये आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग में बटी होती है। इसमें से जो ड्यूडेनम होता है उसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं। इसी में भोजन क्या होता है? सारे के सारे एंजाइम यहीं पर आकर मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कहाँ पर निकलता है और या फिर कहाँ मिलता है भोजन में, तो आपको ये नहीं कहना है ग्रहणी में, ऑप्शन में दे देगा छोटी आंत में, तो आप ऑप्शन छोटी आंत लगा देंगे क्योंकि छोटी आंत का तो ही तो भाग है, सबसे ऊपरी भाग को छोटी आंत के ड्यूडेनम कहते हैं, तो आप उस पर भी टिक मारेंगे। आप याद रखिएगा ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है, भले ही उसका नाम ग्रहणी दे रखा है, ठीक है। समस्या होगी किसी को तो यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जेजुनम से होते हुए जेजुनम के अंदर कुछ पाए जाते हैं। जो जेजुनम होता है आपके अंदर, उसके अंदर कुछ और जो एंजाइम होते हैं सिक्रेट करते हैं, उनकी दीवार से सिक्रेट होता है, बचे कुछ चीज़ें होती हैं उनको भी पाचित कर देता है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, उसका नाम क्या होता है? इलियम आता है। उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता दें। बात यह है भैया कि जब आप भोजन
भोजन मुख के अंदर जब जाता है तो जब तक बाहर था तब तक वो फूड, और जैसे ही मुख में जाएगा मुख से क्या हो जाएगा, बोलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलस। और जब उस पर पाचन हो रहा होगा, जब तक उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा होगा, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा होगा, तब उसे क्या कहेंगे, तब हम लोग उसे कहते हैं क्या, काइम। याद कैसे रहेंगे, याद कैसे करेंगे, एक तो भैया ये एक तो कहते हैं बोलस, क्या कहते हैं, बोलस, और बोलस के बाद आता है काइम। याद करवा दूंगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ, याद करवा दूंगा, काइम और काइल, लास्ट वाले को क्या कहते हैं, काइल। देखो जब ये आपका जो बोलस वाला काम है मुख से होता है ना, जब भोजन मुख में जाएगा तो क्या होगा, बोलस हो जाएगा। और काइम कब होगा, जब उस पर काम चल रहा होगा। भोजन पर याद रखना काम कब चलता है, मुख में जाने के बाद जब हम उसे निगलते हैं तो उस पर काम शुरू हो जाता है उसको तोड़ने का, तो वहां पर का से माँ से देखो लास्ट में काम शब्द आ रहा है, काम मिल रहा है ना, तो ये काइम हो जाएगा। और जो लास्ट में जाता है, एकदम लास्ट अंतिम वाले में जो एकदम पहुंच जाता है, जब वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे रेक्टम में इकट्ठा होता है, मलाशय में होता है, वहां पर काइल लास्ट में एकदम खत्म, लास्ट मतलब एकदम खत्म, तो वहां पर लास्ट वाले को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। यहाँ पर ला मिला लेना, ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, छोटी आंत के, छोटी आंत का इलियम। देखो छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से पाचन होकर पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है, जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पहले डायग्राम पे आ जाते हैं जिसमें आपको हम बता देते हैं। डायग्राम पे आकर हम आपको बता देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसे भी डिस्कवर अभी करेंगे। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 6.1 मीटर, तो छोटी आंत की थी, यहाँ पर कितना होता है 1.3 मीटर लंबी होती है, ठीक है बेटा, लगभग 1.3 मीटर लंबी देखने को मिलती है। उसके बाद आपका आता है रेक्टम, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं अभी बना दूंगा। रेक्टम आता है, फिर आपका अनस आता है। उस तरीके से आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको हम बताते हैं इलियम के बारे में, ठीक है। इलियम के बारे में आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। इलियम ये रहा, इसका एक डायग्राम हमने रखा है, आप देख लीजिए। जो लास्ट वाला इलियम वाला भाग होता है उसमें इस तरीके से अंगुली के समान संरचना, किसे समान बेटा, अंगुली के समान, इन्हें कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब उंगलियों के समान जो संरचनाएं होती हैं, वो छोटी आंत की दीवार में ऐसे देख लो, उंगलियों के समान, से हाथ लग रहा है जैसे कोई खड़ा गया, उंगलियों के समान संरचना होती है। और ये होती इसलिए है क्योंकि इसको अवशोषण करना होता है। अवशोषित करने के लिए जो एरिया है वो कम पड़ता है, तो उस एरिया को ये बढ़ा देता है। अब जैसे कि अगर इतना बड़ा एरिया होता अवशोषित करने के लिए तो कर लेता यहीं से ही, लेकिन ये अब ये यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ तक का पूरा अवशोषण करने का काम करेगा, चारों तरफ से इसे एरिया प्रदान करेगा, सरफेस एरिया इसका बढ़ा देगा, जो उसका ऊपरी वाला एरिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर पाए, जल्दी से जल्दी अवशोषित कर पाए। यही कारण होता है इसका। जो आपका इलियम होता है उसमें से उंगलियों के समान ढेर संरचनाएं देखने को मिलती है उसकी नली में, चारों तरफ से। अगर इस डक्ट को देखेंगे आप लोग, इस तरीके से देखेंगे तो उसके अंदर चारों तरफ से बेटा इस तरीके से उंगलियों के समान उसके अंदर संरचनाएं देखने को मिलती हैं चारों तरफ से। और यही क्या कहलाती हैं आपकी, इन्हें हम लोग उंगलियों के समान जो संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं विलयी। क्या कहते हैं बेटा, विलयी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे याद रखेंगे, इसे विलयी कहेंगे। देखो इसे क्या कहेंगे बेटा, विलयी, VILLI। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से वाले होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम हिंदी वाला ही ध्यान रखेंगे। आप इंग्लिश वाला याद रखिए, आपको आगे बहुत काम देगा। हिंदी मीडियम वाला गायब हो जाता है, बाद में चल के पढ़ाई करेंगे तो बहुत समस्या होगा। आपको पता चलेगा आप हिंदी में पढ़ के चले गए कुछ और, आप पहले पढ़कर चले गए आहार नाल, और आ गया एलिमेंट्री कैनाल। अब तुमको पता नहीं कैनाल, तो समझो नाली वाली के बारे में पूछ रहा है, कैनाल नहरा नाली, तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो इसके चक्कर में ऐसा ना करना। इसका देखते हैं, इसी चीज़ को चलिए अब हम जूम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से विलयी होता है। एक विलयी के डायग्राम को देख लेते हैं। अब आप देख लीजिए, विलयी ऐसे इस तरीके से होता है जब हमसे कट करके देख रहे होते हैं। तो विलयी के ऊपर वाले इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाला ये जो भाग होता है इसे कहते हैं एपिथेलियम, उपकला कहते हैं। ऊपर वाली जो कला है, लेयर है, उसे उपकला कहते हैं। ऊपर इसके बाद आप इस चीज़ को देखिए, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जूम करके देखे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर इसे जब हम जूम करके देखे हैं तो
इस चीज़ को हमने क्या बोला, एपिथेलियल सेल बोलते हैं। और इस एपिथेलियल सेल के ऊपर ये एरिया जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो विलई के ऊपर जो छोटे छोटे ऐसे उंगलियों के समान ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी के ऊपर ऐसे बहुत ऐसे छोटे छोटे से मूल रोम दिखाई देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इनके ऊपर रोम ऐसे तरीके से दिखाई देते हैं। ये क्या है, ऐसे ऐसे जो रोम दिखाई देंगे वो माइक्रोविलई होते हैं। और ये माइक्रोविलई सरफेस ऑफ द एपिथेलियम गिव ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो होते हैं एक और ज़्यादा बड़ा एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए, जो न्यूट्रिशन निकला है उसके अवशोषण के लिए। उसके बाद आपका आता है ये वेनु। वेनु मतलब आपका क्या है, वेन है जो आपका शिरा होता है जिसमें अशुद्ध रुधिर आता है। और उसके बाद ये आपके आते हैं लसिका जो होती है जिसे लिम्फेटिक कहते हैं, जिन्हें हम लोग लसिका ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये आपका ब्लड, लसिका के अंदर क्या होता है, ऊतक से इसी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होते हैं, ये सोख लेता है। और ऊतक यानी ऊतक से लेकर कोशिका तक ब्लड नहीं जाता है, तो ऊतक से लेकर कोशिका तक का जो परिवहन होता है वो लसिका के द्वारा ही होता है। और इधर साइड वाला आपका आर्टरी है, आपको तो पता ही है। आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड जाता है। वेन में क्या होता है, अशुद्ध यानी शिरा और धमनी। ये धमनी वाला एरिया है, ये शिरा वाला एरिया है। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप, इन्हें ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिका कहते हैं, ठीक है। रक्त केशिका कहते हैं ब्लड कैपिलरी, मतलब बहुत पतले पतले होते हैं ये लोग। आर्टियोल देखो यहाँ पर लिखा है, ये इसके बारे में लिखा है, आर्टियोल के बारे में लिखा है। ये सेल सीक्रेट म्यूकस, और ये जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ये म्यूकस को रिलीज करते रहते हैं ताकि ये क्या हो, उसकी लेयर जल ना जाए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और इसमें जो कुछ सेल तुमको देखने को मिलेंगे उनमें चूसक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, चूसक, जिन्हें शक्कर कहते हैं। जो ये शक्कर होते हैं ये क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, चूस लेते हैं, इन्हें शक्कर कहते हैं। जो कि आप इस वाले भाग में देखते हैं शक्कर होते हैं, चूसक, इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी आप सारी चीज़ों को देख ही सकते हैं। ये आपका लिम्फेटिक वेसल जिसे यहाँ पर हमने दर्शाया ही है, आप देख लीजिए ये वाला। और इसे सब म्यूकोसा लेयर, आप इसको कहेंगे म्यूकोसा लेयर, इसे क्या कहेंगे, म्यूकोसा लेयर कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, सब म्यूकोसा लेयर। यहाँ पर ये सब म्यूकोसा की लेयर होती है। छोटी आंत में ये उंगलियों के समान जो विलई आपको दिखता है यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये विलई नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एक तो ढेरों सारी उंगलियों के समान संरचना, ऊपर से हर उंगलियों के समान संरचना के ऊपर जो ढेरों सारे तुमको ये कोशिकाएं दिख रही हैं म्यूकोसा की, जो म्यूकोसा के सेल दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर माइक्रोविलई लगे पड़े हैं। और ये जो माइक्रोविलई होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये भी क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए। ये आपके डाइजेशन के पार्ट हैं। अब जब आप डाइजेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ से काम नहीं होता है, ठीक। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ता है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट कर लीजिए। जितनी बातें मैंने कही उसको आप अपनी कॉपी में अपने मन से नोट कीजिएगा। आपकी नोट्स बनाने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो पढ़े हैं आप उसके बारे में लिख डालिए। आप लिख कर उसको बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपके स्कूल, आपके विद्यालय या आपके कोचिंग में इस चीज़ को जब आप कहेंगे तो लोग एक बार आपको ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है बेटा। आइए हम नेक्स्ट अपने पिछले वाले पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हम बता रहे थे कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आइए हमके उसके लिए एक नए पेज पर आना पड़ेगा जहां पर हम इसे क्लियर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। अब जब आप बड़ी आंत को देखेंगे तो आपके बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, लगभग 1.3 मीटर होती है, ठीक। अब ये क्या होता है, आप छोटे क्लासेस में रहेंगे तो आपको नहीं बताया जाएगा। बाकी इसमें ना कई कॉलोन्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका केवल एक काम होता है, वो होता है जल अवशोषण। क्या नाम होता है बेटा, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। अगर ये कभी जल का अवशोषण नहीं किया, अगर ये कभी जल का अवशोषण नहीं करता है और जल के ना अवशोषण हो कर पाने की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। डायरिया के दस्त, उल्टी पेट हो जाता है ना,
पाचित नहीं होता, बच्चे बार बार जो होता है वो लेटरिन करते हैं और वो क्या होता है वाटर के जैसा होता है, दूध पियेंगे तो उसको उल्टी हो जाएगा, तो पाचन नहीं होता भोजन का। ये जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पड़ता है, लेकिन नहीं हो पाता। फिर पानी वानी पिलाएंगे आप, पानी की कमी हो जाती है तो इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण डायरिया नाम की एक बहुत भयानक बीमारी हो जाती है। बच्चे काफ़ी इससे ग्रसित होते हैं, वो मर भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अब देखते हैं इसमें इस वाले भाग को हम लोग, जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं परशेषिका। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं परशेषिका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे कहेंगे अपेंडिक्स। क्या कहेंगे बेटा? अपेंडिक्स कहेंगे, ठीक है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। अब हमारे लिए अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं होता, हालांकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस होते हैं आकर इसी में रुकते हैं और भोजन को पचाने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन जब ये हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग होता है, अवशेषी अंग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में बिना किसी काम के होते हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं और उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर ना इस तरीके से भोजन के पार्टिकल आकर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बैक्टीरिया है सड़न होना शुरू हो जाता है। सड़न होने की वजह से इसमें सूजन आ जाती है और ये बड़ा होने लगता है और पेट में दर्द करने लगता है। तो लोग कहते हैं इनका अपेंडिक्स नाम की बीमारी हो गई है। अपेंडिक्स नाम की बीमारी नहीं होती, ये अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है, बस इतनी ही बात है, ठीक है बेटा। अपेंडिक्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें ये अपेंडिक्स क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक, अपेंडिक्स नाम की बीमारी में ये चीज़ हमारा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब इसको लोग कटवा के निकलवा देते हैं तो ठीक हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, बड़ी आंत देख रहे हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ भाग ऐसे गया है, कुछ भाग इस तरीके से, और ये वाला भाग इधर, और ये यहाँ तक ये आया है। तो इसके 4 कोलोन होते हैं। इस वाले को हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं बेटा? असेंडिंग। असेंडिंग कोलोन। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। इस वाले को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। इस वाले को कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। और ये आपका क्या होता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं बेटा? रेक्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेक्टम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे से क्या कहेंगे बेटा? मलाशय कहेंगे, ठीक है बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा, मलाशय कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इसे मलाशय, इसे हम लोग कहते हैं अनश, अनश कहते हैं, ANUS या ANAL। इसे आप अनल कहें या अनश कहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं गुदा या मलद्वार, ठीक है बेटा, गुदा या मलद्वार। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आपके इस तरीके से जाते जाते इसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करते 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 जब सारी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है तो लाकर इसे मलाशय में क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा कर लेता है तो वो क्या लास्ट में क्या होता है, आपका काइल होता है। काइल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद ये बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है मलद्वार के द्वारा, जो कि रेक्टम में इकट्ठा होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया, आपका ये जो डाइजेशन है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 11th में हैं, आपको ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। डाइजेशन को आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा इसके बारे में। आपको जो चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स लगी हो आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, उसको नोट डाउन कीजिए। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड और जैसे आपके रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे और भी अन्य कंपोनेंट के बॉडी के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। आपको अगर इससे पहले वाली वीडियो देखनी हो तो आप चले जाइएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो इसके नीचे आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। और कोई डाउट होता है तो उस वीडियो को एक आध बार और देख लेना, पढ़ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।